मंगलवार की सुबह और कल का दिन आपको याद होगा, क्या जबरदस्त शुरुआत हुई थी इस कारोबारी हफ्ते की। 1% से ज्यादा का उछाल सेंसेक्स और निफ्टी में देखने को मिला। 11,150 के ऊपर जाके निफ्टी बंद हुआ और छोटे मझौले शेयर, इनमें तो जो आउट परफॉर्मेंस अब शुरू हुआ है वो काबिले तारीफ है। कल भी 1.5 से 2.5% का उछाल उन पॉकेट्स में देखने को मिला। और आज का दिन भी इंपॉर्टेंट है। आज वो अर्थव्यवस्था पर, इकोनॉमी पे डॉक्टर साहब की रिपोर्ट आनी है, तो आईआईपी सीपीआई के आंकड़े, ग्रोथ कैसी, इन्फ्लेशन कैसा, उसको हम भाप पाएंगे। साथ साथ कल इलेक्शन का मूड, वो रैली काफी हद तक उससे ड्राइव होती हुई नजर आई थी। और आज भी एक्शन गांधीनगर शिफ्ट होगा जब कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की वहां पे बैठक होने वाली है। तो आज भी वो पॉलिटिकल जो माहौल था वो और गर्माता हुआ आपको नजर आएगा। तो इंटरेस्टिंग सेशन हमारे सामने लाइंड अप। उससे पहले आज के क्यूज आप लोग की स्क्रीन पर। लगातार पिछले कई ट्रेडिंग सेशन में हाईलाइट कर रहा था अमेरिकन मार्केट्स में दबाव। कल जब हम क्लोज हो रहे थे 3:30 बजे, तब भी डाउ 150 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा था, डाउ फ्यूचर्स। और दरअसल अमेरिकन मार्केट्स में कल 200 पॉइंट की रैली देखने को मिली। हालांकि एप्पल के स्टॉक ने उस मोमेंटम को ड्राइव कर, लेकिन जो भी हो, इंडेक्स में अच्छी मजबूती थी। कच्चा तेल अभी भी 40 सेंट जाकर छोड़ा था, उससे और उछाल के साथ कामकाज करता हुआ, लेकिन उसके बावजूद रुपए में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। रुपए अभी भी और मजबूत होकर क्लोज हुआ है 3.5 से 5 के बीच में। तो ये इंपॉर्टेंट क्यूज हमें पहचाने हैं। और इन सब के साथ एक और क्यू जोड़ लीजिए, एफआई के आंकड़े। नीरज जी वापस आ गए काउंट करके। 12 का 13 दिन हो गया अब तो खरीदारी की। 13 नहीं, अब तो महीने से जोड़िए। कल देखिए किस तरह गजब की बाइंग हुई। 3,000 कैश मार्केट के आंकड़े, वो वायदा का जो झोल झाल है वो वीरू आपको समझा देंगे। 3,800 करोड़ रुपए कैश मार्केट में इस तरह की बाइंग एफआईएस की होती हुई नजर आ रही है। और यही रीजन है, लिक्विडिटी जो है आ रही है भारतीय बाजारों में। एसजेएक्स निफ्टी देखिए 0.5% के उछाल के साथ कामकाज की शुरुआत होने की इंडिकेशंस आते हुए, तो कल के उछाल के बाद मोमेंटम कंटिन्यू होने वाला है। जी मूड कैसा है? ये अमेरिकन मार्केट से एप्पल या फिर बाकी कोई और भी रीजंस हैं? नहीं, एप्पल मेन है उसमें, और एक वहाँ की जो वीडिया करके टेक्नोलॉजी कंपनी वो कुछ खरीदाई, तो वहाँ का बहुत बड़ा उनके मार्केट से हमको फर्क पड़ता है नहीं आजकल। बड़ा ब्रेक्जिट है आज। देखिए ब्रेक्जिट में टेरेसा मे ने कल देर रात एक डील वहाँ पे करी। अब लीगली बाइंडिंग है और हो जाएगी। उसके अंदर उन्होंने कुछ चेंजेस भी कराए, उसका खुलासा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया कि वो क्या चेंजेस हैं। एक जो मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है कि उनका जो बॉर्डर है आयरलैंड के आसपास, उसमें थोड़ा सा नरमी रखी गई कि वो अंदर भी रहेगा बाहर भी रहेगा। वो एक थोड़ा सा चेंज समझ में आ रहा है। बाकी ऐसे लग रहा है कि जिस तरह से लीगली बाइंडिंग की आज रात में जो वोटिंग होगी आज दिन में, तो ब्रेक्जिट वाला काम, क्योंकि 17 दिन ही 15 दिन बचे हैं, ब्रेक्जिट पे वोट करने वाला है फिर आज करेगा। तो अगर आज हो गया तो फिर ब्रेक्जिट हो जाएगा। तो ये एक जो बहुत दिन से हैंगओवर था वो निकल जाएगा। तो वहाँ से जो संकेत मिलेंगे उसको लेकर के लोग नज़र रखेंगे कि बाजार किस तरह से रिएक्ट करता है। तो भारत की जो बहुत सारी कंपनियां जिनका एक्सपोजर है ब्रिटेन में या यूरोपियन देशों में, उसमें थोड़ा बहुत मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा आइदर साइड में। ठीक से नहीं कहा सकता कि उस पर क्या डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। लेकिन अमेरिकी बाजारों में कल कई सारे डेटा आए थे आशीष। एक रिटेल सेल्स का डेटा आया था। उसके बाद लोगों ने अनुमान लगाया कि जो बहुत दिनों से ऐसा लगा था बहुत बड़ी मंदी वो खारिज हो गई, क्योंकि वो नंबर बहुत अच्छा आया रिटेल सेल्स का डेटा। उम्मीद, क्योंकि आप जब नहीं थे ना कल, तो जॉब्स रिपोर्ट आई थी, तो उस पे कल वो कम था। वो कम था, लेकिन उसका अब उसके अंदर जब आप बहुत डिटेलिंग पढ़ेंगे तो उनका ये कहना था कि कुछ पॉकेट्स में जहां पे रिक्रूटमेंट्स ही नहीं हुए थे, तो उसकी वजह से वो नंबर एकदम से एवरेटेड आपको 20,000 के आसपास दिख रहा था। वो बहुत मायने रखता है। लेकिन रिटेल सेल्स का नंबर है जहां पे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ती दिख रही है, वो अच्छा। तो हमें लगता है कि आज के क्यूज मार्केट के ग्लोबल के हिसाब से बढ़िया देख के चलने चाहिए आपको। तो अब ब्रेक्जिट की वोटिंग पे आज हमें खास तौर पर ग्लोबल इक्विटी मार्केट नजर रखनी है। और थेरेसा मैडम ने जो लीगली बाइंडिंग ब्रेक्जिट के एश्योरेंस ले लिए हैं यूरोपियन यूनियन से, उसके बाद कहा जा रहा है जो रेबिलियस लॉ मेकर्स थे जो इनके लिए पक्ष में वोट नहीं कर रहे थे, अब शायद मान जाए। उनको शायद खुशी हो थोड़ी, या इनके साथ शायद जुड़ते हुए नजर आए। तो खैर ग्लोबल एक्शन भी भरपूर। ऐसे में ट्रेड सेटअप समझ लेते हैं वीरू से। वीरू, बाइंग तो तगड़ी है ना। कल भी आउट परफॉर्मेंस 11,200 का कॉल, अब तो मेरे ख्याल से 120-125 के आसपास लेवल्स पे खड़ा हुआ है ना। तो अच्छी मोटी कमाई, उससे तो कंटिन्यू करूं क्या? और एक सवाल और उठ रहा है मेरा सुबह। अब वो क्या है, नई एंट्री के मौके ढूंढते रहते हैं। 11,400 का ले लूं क्या अब? क्या उसी बारे अभी नहीं मैं बता रहा हूँ क्यों एग्जैक्टली। देखिए आंकड़े बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। करीब 3,810 करोड़ रुपए की एफआईएस की बाइंग, डीआईएस के अगेंस्ट इसकी सेलिंग है, लेकिन उसको ज्यादा वेटेज नहीं। ये एफआई की बाइंग मतलब रिलायंस और कल जो आउट परफॉर्मेंस भारती इन सब में आया क्या? हेवीवेट कल सेकंड हाफ रिलायंस का था। देखिए कल सुबह जो मेरा लगभग 28,056 का टारगेट था,
निफ्टी बैंक का, वो सुबह ही अचीव हो गया था लगभग 1 घंटे के अंदर। तो फिर दिन भर बैठे रहे आप? उसके बाद निफ्टी बैंक पूरे दिन बैठा रहा और उसके बाद जो मैजिक शो था वो रिलायंस का था, और रिलायंस एग्जैक्टली वहां से जो निफ्टी को ले गया 11,173 की तरफ, वो एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट था। 11,173 क्या था याद रखिए, ये फरवरी 2018 का हाई, यानी LTCG लगने से पहले जो हाई बना था और उसके बाद बाजार गिरा था 10,000 तक आया था, तो हाई काफी इंपॉर्टेंट था। बैंक से निकाल लिया, हमने छू लिया। हाँ। निफ्टी बैंक ने ये लेवल था 27,754। मैं क्यों निफ्टी बैंक पे कल से इतना बुलिश था, क्योंकि 27,754 को हम बार बार ऊपर की तरफ काट रहे थे, ठीक है ना, तो इसलिए तो वो की लेवल्स को बाजार ने निकाल दिया। इंस्टीट्यूशनल आंकड़े अच्छे हैं, FIs की कैश बैंक काफी स्ट्रांग है, स्टॉक फ्यूचर्स में 10,000 कॉन्ट्रैक्ट से लॉन्ग गए हैं, और अभी भी कॉल लॉन्ग उनकी तरफ से 19,000 कॉल लॉन्ग है, यानी अगर आप 2 सेशन में देखें तो लगभग 43,000 कॉल लॉन्ग। अच्छा, लेकिन एक चीज है कि अगर मैं इस वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को, कॉल लॉन्ग मतलब वो तेजी का मन बना रहे हैं इस बाजार में, है ना, अभी भी। परसों उन्होंने अच्छी पुट राइटिंग करी थी, कल उन्होंने कॉल और लॉन्ग करी है। लेकिन एक चीज याद रखिए, जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि ये अब वीकली ऑप्शन का बाजार है। यहाँ पर एक बड़े स्ट्रेच के बाद, जब आपको एक बहुत बड़ा स्ट्रेच मिल जाए, आपको 150 पॉइंट मिल गए, 200 पॉइंट मिल गए, उसके बाद आप एक रेंज बाउंड भी गेम खेलिए, याद रखिए। अच्छा, ये दिमाग में मैं क्यों आ रहा है मेरे, मैं जो टारगेट लेके चल रहा था इस SGX निफ्टी की, ये जो इंडिकेशन है उससे पहले भी जो मैं टारगेट लेके चल रहा था वो ले रहा था मैं 11,266 से लेकर 11,288, क्योंकि 11,300 की में कल काफ़ी कॉल राइटिंग हुई है, 2,14,000 शेयर बिके हैं, तो एक स्कोप ये था कि हम 266 से 288 के जोन में जाएंगे, और अगर हम इस रेंज में खुलते हैं, याद रखिए, तो वहां जाके मैं एक बार अपना प्रॉफिट बुक करूंगा। ये गैप अप के साथ अगर वाकई खुले हम तो एक बार मैं अपना प्रॉफिट बुक करूंगा। वो 11,200 की कॉल बुक करिए, वो 150 की हो जाएगी, यानी करीब करीब पैसा दुगना हो गया उसमें, ठीक है ना, वो 150 की हो जाएगी, तो बुक करिए। निफ्टी के लॉन्ग्स को एक बार बुक कीजिएगा, निफ्टी बैंक के भी लॉन्ग्स को एक बार बुक कीजिएगा। करीब करीब 28,056 से लेकर 28,200 की जो ट्रेजेक्टरी है ना, ये प्रॉफिट बुकिंग के लिए अच्छी है। याद रखिए, एक बड़े मूव के बाद इंडेक्स को थोड़ा सा कंसोलिडेट होने दीजिए। इस सीरीज का जो अपर कैप है वो है 11,500, वहां तक वहां तक आपको अगर कंफर्टेबली जाना है तो आपको एक बड़े मूव के बाद थोड़ा सा साइडवेज होना पड़ेगा, अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो मैं सेकंड हाफ में एक बार फिर से री एंट्री के बारे में सोचूंगा, अच्छा, अगर कोई लेवल ढंग का मिल जाए। लेकिन 266 से लेकर 11,266 से लेकर 11,288 ये क्लस्टर एक बार आपके ऑप्शन ट्रेड और फ्यूचर ट्रेड्स पे प्रॉफिट बुक करने का ट्रेड है। ठीक है, ये तो ट्रेडिंग की मानसिकता हो गई। पर ये मोमेंटम का दिखा रहा है कि वाकई हम सिग्निफिकेंट अपसाइड की तैयारी कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांग है। याद रखिए, मोमेंटम मैं इस बार इस चीज से नहीं देख रहा हूं कि ऊपर कितना है। कल भी जब गैप डाउन था, होना था, कल सॉफ्टनेस थी तो हमने बाय की बात की थी, परसों भी हमने बाय की बात की थी। क्यों? क्योंकि 11,000 पर बड़ा कन्विक्शन था, वहां पे 50 लाख पुट बिकी बैठी थी। तो एग्जैक्टली उससे मुझे कन्विक्शन आ रहा था कि यार बेस आपके पास स्ट्रांग है, जब आपके पास बेस स्ट्रांग होता है तो ऊपर ट्रेड करने का मजा आता है। लेकिन याद रखिए, ये बेस अब ऊपर शिफ्ट नहीं होएगा, अभी भी वहीं अटका होएगा। वीकली ऑप्शंस में कल 11,100 की पुट काफी बिकी है। लेकिन याद रखिए, एक चीज होती है, देखिए, एक तो ये ऑप्शन सर्किल नया क्या है, और दूसरी याद रखिए, जब आप बहुत जल्दी एवरेजेस से काफी दूर आ जाए तो फिर थोड़ा सा साइडवेज होने का इंतजार कीजिएगा, ताकि ऊपर का मोमेंटम और काफी स्ट्रांग हो। ठीक बात। तो आसान शब्दों में, अच्छा गैप अप जो अगर एग्जीक्यूटिव दिखा रहा है वाकई मिल रहा है, तो फिर मुनाफा थोड़ा सा बांधने का समय आ जाएगा। ट्रेडिंग की मानसिकता है आपकी। तो 11,200 का जो हम लोग कॉल कैरी कर रहे थे, मुनाफा फ्यूचर्स पे नहीं है, स्टॉक फ्यूचर्स काफी स्ट्रांग है, याद रखिए। हाँ, तो ठीक है। और दिन के दौरान फिर से मौके मिले तो री एंट्री करने की भी बात हो रही है सेकंड हाफ में, इस बात का ध्यान रखें। मोमेंटम यहां से और भी तेजी दिखाएगा, ये सिर्फ मुनाफा बांधने की बात है आज सुबह इस गैप अप पे। अदरवाइज ये मोमेंटम अंडर करंट जो है वाकई स्ट्रांग, डेटा स्ट्रांग, FI के आंकड़े स्ट्रांग, और SGX निफ्टी ये सब मूड रिफ्लेक्ट करता हुआ। लेकिन ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कल स्क्रीन पे। अच्छा, एक अच्छी बात यह है कि अब तक जो रैली आती थी तो हम लोग बस ये बोलते थे कि 2-4 बेगानी शादी में बाकी अब्दुल्ला दीवाना, बाकी तो कुछ चलता नहीं है। आजकल रिलायंस भी चलता है, भारती भी चलता है, और बाकी के मिड कैप स्टॉक्स में भी आप देखेंगे तगड़ा आउट परफॉर्मेंस आ रहा है। तो ये चौतरफा खरीदारी है, इसलिए स्क्रीन देखकर रिटेल को भी मजा आ रहा है इस समय। ऐसे में हेमंत, स्टॉक्स कौन से रडार पर? HDFC लाइफ पर रखिएगा नजर आशीष, और यहाँ पर OFS देखिए आज और कल खुला रहेगा। आज नॉन रिटेल के लिए, कल रिटेल के लिए। फ्लोर प्राइस रखा है 375 का रुपीस प्रति शेयर का, और यहाँ पर स्टैंडर्ड लाइफ जो है, जो इनका जॉइंट वेंचर पार्टनर है, जो करीब 29% हिस्सेदारी रखता है, वो बेच रहा है। तो 3,500 करोड़ रुपए की बाइंग होगी,
और कल आपको शायद हो सकता है और भी शानदार आंकड़ा फंड्स द्वारा नजर आए, तो ये आंकड़ा और सुधरने वाला है। पहले एक और इंश्योरेंस कंपनी में माल बिका था, क्या घूमी थी वो? इससे पहले एसबीआई बीएनपी पारिबा ने 9% हिस्सेदारी एसबीआई लाइफ में बेची थी। और क्या घूमा था वो स्टॉक, ध्यान रखें दिन के दौरान। आज इंश्योरेंस सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है, और मेरी नजर तो फिर सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों पर भी होगी। तो स्टॉक 2020 की टीम जरूर देखिएगा, वहां पर आपको आज सरकारी कंपनियां चलेंगी, वहां पर उस पर भी फोकस रखिएगा। इंश्योरेंस कंपनी में देखिए इतनी बड़े एक तरीका है देखने का कि हिस्सा बेच रहे हैं, दूसरा तरीका देखने का है कि कौन हिस्सा खरीद रहा है। बेच ले रहे हैं कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, ऐसा नहीं कि वो माल छोड़ना चाहते हैं। एग्जैक्टली, तो कौन हिस्सा खरीद रहा है इस भाव पर, और ये बहुत पिटे हुए वैल्यूएशंस पे, तो इंश्योरेंस कंपनियों पर नजर रखिएगा। मैट्रिमोनी.com में देखिए कल नालंदा ने करीब 9.25% हिस्सेदारी आशीष खरीद दी। और याद करिए हम कहते थे नालंदा ऐसी कंपनी है, ऐसा फंड है दरअसल जो 10% हिस्सेदारी किसी एक कंपनी में खरीदता है, बैठता है, 10 साल तक होल्ड करता है, गजब के रिटर्न्स कमाता है। और देखिए किसी को पता होगा कि ये हो रहा है, तो इसीलिए मैट्रिमोनी का स्टॉक कल कितना गया, 20% ऊपर। ये नालंदा का कमाल। ये मैट्रिमोनी से याद है, कल छुट्टी में क्यों थे आप? मैट्रिमोनी को जैसा नहीं था मैं। तो HDFC इंडस्ट्रीज में भी ऐसा ही हुआ, और हम यही कहते थे। देखिए, और नालंदा जनरली जब बेचता है तो फिर उनका फंड में रिडेम्पशन होता है, तब बेचता है। तो नालंदा की बाइंग को सीरियसली देखना चाहिए। और ये देखिए बाजार में कहीं ना कहीं सुगबुगाहट थी कि इस तरह की फंड बाइंग हो रही है। HDFC म्यूचुअल फंड की सेलिंग करी है, उससे आपको घबराना नहीं चाहिए। जेट एयरवेज, यहाँ पर नरेश गोयल साहब ने अपने पार्टनर इतिहाद पर दबाव डाला है और फिर से कहा है कि 750 करोड़ रुपए अगर फंडिंग नहीं दी तो एयरलाइन के लिए मुश्किल की घड़ी आएगी। लेकिन कल एफएनओ में देखिए ये स्टॉक गिरा नहीं था, तो नजर आएगी स्टॉक में। एफएनओ के बैन में जनरली ये रहता है और आज भी है। PSP प्रोजेक्ट्स पर रखिएगा नजर, एक 600 करोड़ रुपए का ऑर्डर इनके हाथ लगा है। मॉन्सेंटो पर रखिएगा नजर, हालांकि थोड़ा लिक्विड काउंटर जरूर है, लेकिन सरकार ने जिस तरह से कहा था पहले कि रॉयल्टी जो है वो लोकल सीड कंपनी को, अपने फॉरेन पार्टनर को कम देनी होगी, तो अब ये अपनी जर्मनी की जो इनकी पेरेंट कंपनी है उनको दरअसल रॉयल्टी कट होगी। तो मॉन्सेंटो के लिए तो अच्छी खबर है, यहाँ पे जो लिस्टेड है वहाँ वाली के लिए दिक्कत की बात साफ तौर पर नजर आएगी। अजी PSP प्रोजेक्ट का ऑर्डर, ये आचार संहिता लागू होने के बाद ऑर्डर मिलना बंद नहीं हो रहे थे क्या? नहीं, जो NHAI के थ्रू पहले से अप्रूव्ड हैं तो वो तो केवल ऑर्डर रिलीज है, नया कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं दे रहे हैं, नया जो पहले से रिलीज हुआ ऑर्डर। ठीक बात। तो ये स्टॉक पर आप रखें। क्विकली आज के ट्रेडिंग बेट्स आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। KR चौकसी सिक्योरिटीज ये मानते हैं कोटक महिंद्रा बैंक खरीदारी करने का मन में यहाँ पे बना है, 1263 के टारगेट्स हासिल होंगे। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, इनका कहना है टाटा केमिकल्स में खरीदारी करें 615 के लक्ष्य के लिए, और एंजल ब्रोकिंग भी खरीदारी कर रहा है। स्टॉक है वॉकहार्ड फार्मा, 440 के लेवल्स पे मिले तो बाय इनिशिएट करें, 458 के टारगेट्स। चलिए इस नोट पर क्विकली यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के उस पार कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की स्ट्रैटेजीज और जो ब्रोकरेज हाउस व्यूज हैं वो स्क्रीन पे नीचे हमारी टिकर टीम लगातार चला रही है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अच्छा, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक स्टॉक और जोड़ लीजिए मंथ की लिस्ट में, वो है कोटक महिंद्रा बैंक, जिसपे खरीदारी का कॉल तो आया था एक ब्रोकरेज का, लेकिन आज फिर से आरबीआई वर्सेस कोटक केस में आरबीआई काउंसिल जो है अपनी एफिडेविट फाइल करने वाले हैं कोर्ट के सामने। आपको याद होगा कोटक महिंद्रा बैंक ने ग्रिड पिटीशन फाइल करी थी प्रमोटर स्टेक डाइल्यूशन केस में, है ना, उसी के उस पे आरबीआई काउंसिल आज एफिडेविट फाइल करने वाले हैं और सिल्की सिंह हमारी रिपोर्टर वहीं होंगी, तो डिटेल में दिन भर वो कवरेज आपको देखने को मिलेगा, तमाम अपडेट्स मिलेंगे। क्विकली कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की स्ट्रैटेजीज, कच्चा तेल खरीदारी करने का मन है, ग्लोब कैपिटल की राय है ये 4010 के टारगेट्स के लिए। सोने में लेकिन आज बिकवाली करने के मौके, 31,750 के टारगेट्स यहां पर, और यूएसडी INR पेयर बिकवाली करके चले, यानी कि आसान शब्दों में रुपया और मजबूत होने जा रहा है, लेकिन इनकी बिकवाली है 70 के लेवल्स पर, अगर मिले तब बिकवाली करें 69.65 के टारगेट्स के लिए। और जाते जाते एक बार एसजीएक्स निफ्टी दिखा दीजिए, अच्छा लगता है ऐसा एसजीएक्स निफ्टी देख के। कल की तगड़े उछाल के बाद एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि आज भी आधे % के गैप के साथ शुरुआत होती हुई नजर आएगी। इस नोट पर आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार स्टॉक 2020। नमस्कार।